हाय, मैं हूं प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज हम इस लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं, और हम ये सीखेंगे कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, ये दो टाइप की होती है, मेजरली टू टाइप्स की होती है। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। तो अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। इनको एसआई में चूज किया गया। एसआई एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, इसके बारे में आपने सुन रखा है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनको एसआई में चूज किया गया है। और ये बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। तो क्योंकि इनसे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहीं से भी हम डिराइव नहीं कर सकते। तो इसलिए इनके बारे में ये कहना बेहतर होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, एंड दे कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। इनके तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है। ये वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। अब जरा डिटेल में एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि एसआई में चूज किया गया है। अब ये कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7, इनको आपको याद रखना है। ज्यादातर के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सब के बारे में आपने सुन रखा है। सिर्फ शायद आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में नहीं सुना होगा। तो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं कि कोई भी लाइट सोर्स ह्यूमन आई को कितना ब्राइट दिखता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा ब्राइट वो ह्यूमन आई को दिखाई देगा। फिलहाल आप किसी सोर्स की ब्राइटनेस से इसको रिलेट कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, और इन सिंबल्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट होता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। ठीक। तो मास का सिंबल है कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेंथ का है कैपिटल एल, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। टाइम इज कैपिटल टी, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल के। ये कहां से आता है, ये इसकी एसआई यूनिट से आता है जो कि केल्विन होती है। करंट का सिंबल है ए। ये कहां से आता है, ये इसकी एसआई यूनिट से आता है जो कि एम्पियर होती है। अमाउंट का जो सिंबल है वो होता है मोल, क्योंकि अमाउंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल। तो इसको सिर्फ एमओएल लिखते हैं जब सिंबल के तौर पे लिखते हैं, और पूरी यूनिट क्या होती है, एमओएल ही। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, सी डी। और इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। यहां पर मैंने एक्चुअली इन सबकी एसआई यूनिट्स लिख रखी है। मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला। तो इनको आपको याद रखना है और इन सिंबल्स को भी याद रखना है। अब जरा हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके सिंबल्स को जानने के बाद हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना शुरुआत में आपको स्टेप्स के फॉर्म में बताया है। अगर आप इन स्टेप्स को याद रखेंगे तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में, एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की या फिर वेलोसिटी की, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप की क्वांटिटी होती हैं। स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी लिखा हुआ है मैंने। ये स्पीड अपॉन वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड और वेलोसिटी। ठीक। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन होता है कि जिसका भी आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या वेलोसिटी की बात करूं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकेंड स्टेप क्या है, राइट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। राइट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, ये देखो मैंने सिंबल्स की स्पेलिंग शायद यहाँ पे गलत लिख दी है। राइट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। तो सिंबल मतलब, अब देखो, चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं या डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, दोनों को किस फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
लेंथ से। डिस्टेंस भी एक टाइप की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का लेंथ है। ठीक है, तो इनके सिंबल के फॉर्म में लिखा। तो डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, एल। नीचे है टाइम। आपको पता है टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। तो मैंने नीचे लिख दिया कैपिटल टी, और दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद रखा, बिकॉज यही फॉर्मेट है। फिर स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 पे है राइट एवरीथिंग इन न्यूमरेटर टुगेदर। अब जो कुछ भी यहां पर है सबको न्यूमरेटर में लिखना है एक साथ। अब न्यूमरेटर में देखो, एल तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, बट जब टी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो उसकी पावर, यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। और एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा LT-1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m नहीं है, और ज्यादातर जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो MLT इन तीनों सिंबल्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे m नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। m नहीं है मतलब m की पावर यहाँ पे क्या है, 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, या फिर सिर्फ LT-1। और ये जो आपने निकाला है, यही है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो देखिए कितना इजी था। तीनों स्टेप्स याद रखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल के टर्म्स में लिखिए, और उसके बाद सब चीजों को न्यूमरेटर में लिखिए, और फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एक चीज पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें ये जो डायमेंशन वर्ड होता है ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बट जो डायमेंशन होते हैं वो क्या होता है, जैसे मैंने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, वो क्या था, M0 LT-1। तो यहाँ पे ये जो पावर्स है ना, जैसे m की पावर क्या है, 0, l की पावर क्या है, 1, t की पावर क्या है, -1, यही क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। तो मैंने लिखा है दैट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which fundamental quantities are raised in its dimensional formula। ये देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस पावर से रेज किया गया है इन द डायमेंशनल फॉर्मूला, यही क्या होती है, डायमेंशंस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बताइए, तो मास में इसका डायमेंशन क्या है, 0, क्योंकि उसकी पावर 0 है। लेंथ में डायमेंशन क्या है, 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। और टाइम में इसका डायमेंशन क्या है, -1, क्योंकि उसकी पावर -1 है। अब इसके अलावा इसमें बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं लिखी गई हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा कि उन सभी के डायमेंशन क्या होंगे, 0। जैसे अगर आपसे पूछा जाए करंट में इसका डायमेंशन क्या है, 0। टेम्परेचर में इसका डायमेंशन क्या है, 0। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में इसका डायमेंशन क्या है, 0। जो चीजें नहीं लिखी गई हैं। बट मास को हम इसलिए लिख देते हैं यूजुअली, क्योंकि MLT के फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको डायमेंशनल फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डायमेंशन क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पर निकालेंगे, और निकालने के साथ साथ आपको इनको याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, एक तरीके की वेलोसिटी तो है ना। अगर मैं 5 km/h में से 3 km/h को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 km/h मिलेगा, जो अपने आप में क्या है, किलोमीटर/h में लिखा है, मतलब वो भी एक वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी एक टाइप की वेलोसिटी है, एंड टाइम तो टाइम ही है। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, देखो कहां पर, ये LT-1। तो अब इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। v की जगह हमने रखा LT-1, और t की जगह रखा t। अब देखो, सब चीजों को न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो जब ये t ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, t की पावर -1। अब ये t की पावर -1 और एक और t की पावर -1 मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -1 और -1 ऐड होके क्या बना देंगे, -2। तो आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, LT-2, या फिर इसको हम M0 LT-2 भी लिख सकते हैं। तो मैं जनरली यही इसी फॉर्म में लिखता हूं, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई बार आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अगर ये लिखा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी कह रहा है कि यहाँ पे m की जो पावर है वो क्या है, 0। m का डायमेंशन क्या है, 0 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप 1 फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास को लिखा m, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला LT-2, वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब जब इनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो क्या हो जाएगा, MLT-2, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए कितनी आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूले निकल रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे ये भी काम आ रहा है, आपने जो पहले निकाल रखा है, अगर आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये था आपका स्टेप 1। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल के टर्म्स में लिखिए। तो फोर्स का अभी हमने निकाला क्या, MLT-2, और एरिया
अब किसी भी चीज के एरिया का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे हम रेक्टेंगल के एरिया का याद कर लेते हैं, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अपने आप में क्या है, लेंथ ही है, और ब्रेथ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ ही है। तो अगर मैं एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो वो क्या होगा, एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर या एल की पावर टू। अब देखो क्या होगा, जब ये सब चीजों को न्यूमरेटर में लिखना है तो एल की पावर टू जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एल की पावर माइनस टू। तो यहाँ है एल की पावर वन और इंटू एल की पावर माइनस टू। जब पावर्स ऐड होंगी तो वन माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। बट याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट है। अब डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो इसी के साथ साथ आपका रिवाइज भी हो रहा है ये सारी चीजें कि ये फॉर्मूले क्या होते थे। इन फॉर्मूलों को अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सिंबल के टर्म्स में लिखा एम। अब वॉल्यूम में किसी भी चीज के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लो, क्यूबॉइड का याद कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी एक तरीके की लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है, हाइट भी एक तरीके की लेंथ है। तो जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, एल की पावर थ्री। अब ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा एम एल माइनस थ्री। फिर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को लिखा एम, और वेलोसिटी आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था एल टी माइनस वन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को कंबाइन करके लिखा तो क्या आ गया, एम एल टी माइनस वन। वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ, तो एल। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर वन और एल की पावर वन ऐड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, एम एल टू टी माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो यहां पे आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बट ये जो हाफ है ना, कोई भी इस तरीके का नंबर होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जो भी नंबर्स होते हैं, वन टू हाफ पाई, इन सबको हम डायमेंशनल फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करते। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं देखूं तो ये हाफ एम वी स्क्वायर। बट इसको हम सिर्फ एम वी स्क्वायर की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि हाफ को हम डायमेंशनल फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे। तो एम क्या हो गया, मास। वेलोसिटी आपने अभी निकाला था एल टी माइनस वन, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, एम तो ऐसे ही आ गया, जब ब्रैकेट का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हुआ तो एल स्क्वायर बन गया। जब टी की पावर माइनस वन, जब आपको पता है पावर की पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो माइनस वन इंटू टू करेंगे तो माइनस टू। तो क्या मिल गया, एम एल टू टी माइनस टू। बिल्कुल वही मिला जो वर्क के लिए मिला था आपको। ठीक है ना, ओके। अब यहां पे मैंने देखो लिख भी दिया है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स विद नो यूनिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब जो भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी यूनिट नहीं होती उनको डायमेंशनल फॉर्मूला से रिमूव कर दिया जाता है, उनको हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद है, एम जी एच। यहाँ पे एम क्या है, मास। जी क्या होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब नाम में ही लिखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ये एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने अभी निकाला ही था, एल टी माइनस टू। और एच क्या है, हाइट। हाइट क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, तो यहाँ पे लिख दिया एल। अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो एम तो डायरेक्ट आ गया, एल और एल मल्टीप्लाई होंगे तो एल की पावर टू और टी माइनस टू। तो अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिली, वर्क का भी क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या आया, एम एल टू टी माइनस टू। इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से। आप अगर देखेंगे वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल। काइनेटिक एनर्जी की भी जूल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी जूल होती है। किसी भी टाइप की एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे आप उतना ही वर्क कर सकते हैं, है ना। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सिमिलर क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट भी सेम है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिमिलर क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटीज जो सिमिलर हैं और उनकी यूनिट भी सेम है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इस बात का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। मान लो आपसे किसी ऐसी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया गया जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है। जैसे मैंने आपसे मान लो पूछा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब तुम सोचोगे कि यार मुझे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल तो सकता होता, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, मुझे इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है।
बट यहाँ आपको ये तो दिख रहा है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसी भी एनर्जी का होता है। तो अगर आपको किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, आपने उसका निकाल लिया, या पोटेंशियल एनर्जी का याद है, उसका निकाल लिया, या वर्क का भी निकाल लिया, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी भी क्या होते हैं, सेम ही चीज होती है। तो फिर अब आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी एनर्जी जैसा होगा। तो यहां से हमें मिल गया Ml2T-2, जबकि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब जरा कुछ थोड़े से टफ वाले भी देख लेते हैं। बट टफ क्या, ये एक तरीके से आपका ही टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं इन सब चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। तो पहले ना वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, और फिर उसके बाद चेक करना आपका आंसर सही है या फिर गलत। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10th में, ये क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो देखिए लिख लेते हैं, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इतनी देर से निकाल रहे हैं, Ml2T-2। लेकिन अब आता है चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप चेक करिएगा, उसमें चार्ज नहीं आता। उसमें क्या आता है, करंट आता है और टाइम आता है। अब आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो अगर करंट जो है वो Q/T के इक्वल है, तो टी को अगर मैं करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, करंट इंटू टाइम। और करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज की जगह मैं क्या लिखूंगा, करंट इंटू टाइम। करंट का सिंबल होता है ए और टाइम का सिंबल होता है टी। तो वर्क था Ml2T-2, नीचे लिख दिया AT। ठीक। अब देखो आपको पहला डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहा है जिसपे MLT के अलावा कोई और चीज भी आ रही है। तो अब क्या हो गया, M L की पावर 2, ये तो ऐसे ही रहा, ये T की पावर -2 है, जब ये एक T की पावर-1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T की पावर-3। और ये A जब न्यूमरेटर में जाएगा तो बन जाएगा A की पावर-1। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। जिन लोगों ने भी सही आंसर निकाले ना इन तीनों के, वो कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपने सही निकाले हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। आपने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, V अपॉन आई। अब V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आपने अभी निकाल रखा है, Ml2T-3 A-1। और I क्या है, करंट, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट A से। अब जब ये A ऊपर चला जाएगा तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, Ml2T-3। A एक और ऊपर चला गया तो A की पावर-1, A की पावर-1 मिलके क्या बना देंगे, A की पावर-2। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अब रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आपने पढ़ रखा है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। तो अब अगर इसमें से मैं रो की वैल्यू निकालू तो वो क्या हो जाएगा, R × A/L। R A/L। अब R का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने अभी निकाला है, Ml2T-3 A-2, डायरेक्टली रख दिया। A क्या है, एरिया, L की पावर 2। नीचे क्या है, लेंथ, एक और L। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो एक ही L बचा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ML3T-3 A-2। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। तो देखिए, आप अगर आपको फॉर्मूला पता है, या फिर आपको ये पता है कि जिस भी क्वांटिटी के बारे में पूछा जा रहा है वो किसी सिमिलर क्वांटिटी उसके बारे में आप जानते हैं, उसके जैसी किसी सिमिलर क्वांटिटी के बारे में, तो अब आप आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी गलती के। अब ऐसे अभी आगे बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने होंगे, तो मैं जैसे जैसे चैप्टर में क्वेश्चंस कराता जाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में, आपको कुछ नई नई क्वांटिटीज के बारे में भी पता चलेगा, और आप उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। अब आपको लर्न करने के लिए क्या करना है, आप किसी भी एक बुक को उठा लीजिए, कोई रेफरेंस बुक उठा लीजिए, इनफैक्ट एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसमें टेबल है। उस टेबल में आपको बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दे रखे हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आप 11th और 12th में आगे पढ़ेंगे, बट डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो उसमें से पूछ सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आगे भी डिस्कस करता रहूंगा और उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ लॉज हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, इसके नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। प्रॉफिट मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, एंड प्रॉफिट सेज बाय।